जबकि उसका कार्यकाल निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और इसी वजह से इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। आगे देखिए रजिया का पूरा नाम, रजिया का पूरा नाम, रजिया का शाही नाम लिखते हैं, रजिया का पूरा या शाही नाम लिखते हैं, रजिया का शाही नाम। जलालाद-उद-दीन रजिया, जलालाद-उद-दीन रजिया, जलालाद-उद-दीन रजिया। जलालाद-उद-दीन रजिया या इसको रजिया अल-दिन भी कहा जाता है, रजिया अल-दिन। इसकी कहानी देखिए, मिनहाजुस्सिराज के अनुसार रजिया 3 वर्ष 5 माह 6 दिन रहती है। 3 वर्ष 5 माह 6 दिन इसका शासनकाल रहा। कुछ किताबों में मिलता है 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का शासन। 3 वर्ष 5 माह 6 दिन। आगे लिखिए, उन्हीं का स्टेटमेंट लिखिए। उसमें वे सभी प्रशंसनीय गुण थे। मिनहाजुस्सिराज का स्टेटमेंट ऐसे लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। उसमें वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। उसमें वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। जो एक सुल्तान होने चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए। तो इसका जन्म जो है 1205 में हुआ था। कब? जब बदायूं का इक्तेदार था इल्तुतमिश। 1205 में। मृत्यु 25 दिसंबर 1240, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 15 अक्टूबर 1240 कैथल में। पहले से कहानी समझते हुए और लिखते चलिए। शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया। प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया। प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया।
जुनैदी रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया। जुनैदी रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया। जुनैदी ने आदिमन से काम कर रहा था साथ में, क्योंकि उसी टाइम में वजीर बन गया था ना जुनैदी। इल्तुतमिश का भूतपूर्व वजीर था, वही चला रहा था। तो हमने बताया अमीरों ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि दिल्ली की जनता ने उसे सिंहासनारूढ़ किया था। इसलिए अमीरों को यह बात खटकती रही कि आई एम किंगमेकर, कि मैं तो जिसको चाहूंगा वही शासक बनेगा। रजिया ने तो ऐसी चाल चली कि जो है वहाँ के दिल्ली की जनता से जो है लाल कुत्ते में आई और जुमे की नमाज के समय उसने कहा कि आप हमें एक मौका दीजिए, अगर हम आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरते हैं तो आप हमारा सिर भी आपके लिए कुर्बान रहेगा। तो इसलिए अमीर चूंकि पहली बार रजिया को नहीं स्वीकार किए, रुकनुद्दीन फिरोज को ले आया। रुकनुद्दीन फिरोज फेल होता है तो रजिया को नहीं ले आ पाते। उससे पहले ही रजिया अपनी चाल चल जाती है और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लेती है। यह बात अमीरों को खटकती रही और हमेशा इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। और एक बात, दूसरी बात ये थी, जैसा कि इस्लाम में भी जो है महिला शासिका के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, यह बात भी अन्य धर्मगुरुओं या अमीरों को खटकती रही। तो वह एक महिला शासिका को हजम नहीं कर पा रहे थे। आगे लिखिए, जुनैदी रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया तथा प्रसिद्ध तुर्क सामंतों तथा जुनैदी रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया तथा प्रसिद्ध तुर्क सामंतों, सामंत या प्रताप जैसे मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक सैफुद्दीन कूची, कहाँ लगाइए, मलिक इजुद्दीन कबीर खां अयाज, मलिक इजुद्दीन या इजाउद्दीन इजुद्दीन कबीर खां अयाज, पूरा नाम था अयाज, इजुद्दीन कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सराई, इजुद्दीन मोहम्मद सराई, लास्ट नाम भी लिख लीजिए, जानी अयाज सराई, ने मिलकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। कहने का मतलब जुनैदी और ये सब मिलकर दिल्ली की ओर कूच किया, मतलब दिल्ली की ओर बढ़े। कूच किया। मलिक नुसरत उद्दीन तायसी, मलिक नुसरत उद्दीन तायसी, नुसरत उद्दीन तायसी या नुसरत उद्दीन लिख सकते हो, या यहाँ से यहाँ आ गया तायसी, जिसे रजिया ने अवध का इख्तियार नियुक्त किया था, जिसे रजिया ने अवध का इख्तियार नियुक्त किया था। को विद्रोहियों के पास शांति हेतु भेजा गया, को विद्रोहियों के पास शांति हेतु भेजा गया, किंतु
किंतु सैफुद्दीन कूची ने उस पर आक्रमण कर बंदी बना लिया, जहां कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, जब इन्होंने शांति का पैगाम भेजा गया, शांति दूत को ही बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया गया और उसको जो है स्लो पॉइजन के साथ मार भी दिया गया। तब रजिया का जो है खैर जवाब दे गया। वह दिल्ली से बाहर निकली। दिल्ली से बाहर इसलिए नहीं निकलती थी क्योंकि दिल्ली वासियों का उसे समर्थन प्राप्त था। दिल्ली में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता था। तो उसने किया क्या, अगर रजिया दिल्ली से बाहर निकलकर यमुना के किनारे अपना शिविर लगाया। रजिया दिल्ली से बाहर निकलकर यमुना के किनारे अपना शिविर लगाया। कूटनीति के साथ विरोधियों में मतभेद उजागर करने का प्रयास किया। कूटनीति के साथ विरोधियों में मतभेद उजागर करने का प्रयास किया। ऐसी सूचना या ऐसे संदेश फैलाया कि आपके आधे अमीर, बहुत सारे इक़्तिदार हमारे साथ खड़े हैं। आधे का जो है क्या हुआ, मनोबल टूट गया। उजागर करने का प्रयास किया। बदायूं के इक़्तिदार मलिक इजाज़ुद्दीन सलारी वाले बदायूं से इक़्तिदार मलिक इजाज़ुद्दीन सलारी तथा मुल्तान के इक़्तिदार कबीर खां अयाज, ये वाले तथा मुल्तान के इक़्तिदार कबीर खां अयाज को गुप्त रूप से अपनी तरफ मिला लिया। तथा इन दोनों को गुप्त रूप से अपनी तरफ मिला लिया और यह संदेश भी फैला दिया, कूटनीति का सहारा दिया। तथा वजीर जुनैदी तथा अन्य सरदारों को कैद करने की योजना बनाई। इस सूचना पर विद्रोही अपना शिविर छोड़कर भाग गए। हांसी का सूबेदार सैफुद्दीन कूची, हांसी कल पूछ रहे थे, हांसी कहाँ होता है, कौन पूछ रहे थे भाई साहब? कल ही हमने बताया था हिसार एक जिला है, कहाँ पर? हरियाणा में। वही हिसार में ही जो है हांसी सूबा हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ नगर पालिका परिषद भी है। यहाँ पर एक छोटा सा शहर है हांसी, यानी हांसी कहाँ है? हिसार हरियाणा में। हिसार जिले का नाम है हरियाणा का। तो हांसी
का सूबेदार सैफुद्दीन कोची, ये लिखा है सैफुद्दीन कोची यहाँ का सूबेदार है, और उसका भाई फखरुद्दीन पकड़े गए। फांसी का सूबेदार सैफुद्दीन कोची और उसका भाई फखरुद्दीन पकड़े गए तथा कारागार में डाल दिया गया लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया। लाहौर का सूबेदार ये मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया। लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया। लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया। वजीर जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। वजीर जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। भाग गया। अंत में इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और मृत्यु भी हो गई इसकी, क्योंकि उधर मंगोलों का प्रभुत्व था। मंगोल इनको छोड़ते नहीं, बड़े क्रूर थे। लास्ट में इन्होंने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इन्हें सिरमौर में मृत्यु हो जाती है। वजीर जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। रजिया ने विभिन्न पदों पर अपने विश्वास पात्रों को पदोन्नत किया। रजिया ने विभिन्न पदों पर अपने विश्वास पात्रों या विश्वास पात्र अमीरों को पदोन्नत किया। ख्वाजा मुहाजुद्दीन को वजीर बनाया। मुहाजुद्दीन को वजीर, ख्वाजा मुहाजुद्दीन को वजीर कामा। मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का प्रधान। मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू उनका नाम था, ऐबक बहतू को सेना का प्रधान बनाया। को सेना का प्रधान तथा उसी बढ़ा देंगे। मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का प्रधान तथा उसकी मृत्यु के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब-ए-लश्कर नियुक्त किया। नायब-ए-लश्कर यानी सेना का वही काम इनको दे दिया गया। नायब-ए-लश्कर नियुक्त किया। नायब-ए-लश्कर नियुक्त किया गया। मलिक इजुद्दीन
कबीर खां अयाज को लाहौर का इख्तियार, मलिक इजुद्दीन कबीर खां अयाज को, लिखा है इजुद्दीन कबीर खां अयाज को लाहौर का इख्तियार तथा मलिक इजुद्दीन कबीर खां अयाज, ये लिखा है इसको लाहौर का इख्तियार तथा मलिक ए कबीर इख्तियारुद्दीन इतगीन को, तथा मलिक ए कबीर इख्तियारुद्दीन मलिक ए कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन, ज्यादा ना लिख सको तो एतगीन लिख लीजिए, हमने पूरा नाम लिखवा दिया ना, एतगीन को बदायूं का इख्तियार कामा, एतगीन को बदायूं का इख्तियार, कबीर खां अयाज को लाहौर का इख्तियार और एतगीन को बदायूं का इख्तियार कामा, फिर अमीर हाजिब का पद दिया गया, अमीर ए हाजिब का पद दिया गया, यानी कि बदायूं का इख्तियारी मिली, उसके बाद अमीर हाजिब का भी इनको पद दिया गया। अल्तुनिया को पहले बरम, अल्तुनिया को पहले बरम, ये दोनों बड़े कृपापात्र थे। अल्तुनिया को पहले बरम सूबेदारी थी, बरम, फिर भटिंडा का इख्तियार बनाया गया, फिर भटिंडा वही सही, भटिंडा का इख्तियार बनाया गया, भटिंडा पहले बरम था, फिर भटिंडा का इख्तियार बनाया गया। ये देखिए दोनों बड़े इसमें कृपा पात्र भी थे और इनको काफी बड़े बड़े पद भी रजिया ने दे दिए, लेकिन अंत में रजिया के पतन के दोनों कारण भी बनते हैं, अल्तुनिया और एतगीन। हाँ, ये ध्यान रखिए, अल्तुनिया को पहले बरम फिर भटिंडा का इख्तियार बनाया गया। एतगीन और अल्तुनिया रजिया के विशेष कृपा पात्र रहे, जो अंत में उसके पतन के कारण भी बने, हमने कल चर्चा की थी अबिसिनियाई हबशी जलालुद्दीन याकूब, जिससे जो है बहुत सारे इतिहासकार ये कहते थे कि उसके प्रेम संबंध रहे, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं था। जो भी रहा हो, क्योंकि रजिया उसके प्रति विशेष अनुराग रखती थी और वह गैर तुर्क था, अबिसिनियाई तुर्क था, और यहाँ के जो मूल तुर्की लोग थे, अमीर थे, तुर्की अमीर, वह उससे बहुत जलन रखते थे, क्योंकि वह क्या था, अमीर याकूब का पद बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, समझ रहे हैं, अस्तबल का प्रधान, यानी कि जहाँ घोड़े रखे जाते थे उसका प्रधान हुआ करता था, और घोड़े जानते हैं परिवहन के बेस्ट साधन हुआ करते थे। उस समय जो भी विजय हुआ करती थी वो सिर्फ और सिर्फ घोड़ों के बल, अब घोड़ों का प्रधान बहुत मायने रखता था, क्योंकि वही देखभाल करता था। तो रजिया जब जाती थी घोड़सवारी के लिए या घोड़े पर जब सवार होती थी तो वो उसको सपोर्ट देकर, हाथों का सहारा देकर घोड़े पर बैठाने का कार्य करता था, क्योंकि रजिया एक महिला थी और उस समय जो है
ईरानी घोड़े बड़े ऊंचे ऊंचे करके घोड़े हुआ करते थे, उन्हीं घोड़ों के बल पर सारे विजय अभियान होते थे। तो इसलिए जो है इससे जलालुद्दीन याकूत से अन्य अमीर जो है बड़ी जलन रखते थे। यह भी इसके पतन में जोड़ा जाता है, पतन के कारणों में। आगे देखिए, अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत, अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत कोष्टक में लिख लीजिए अमीर याकूत के पद पे था ना, जिससे आपको पता है, पूछा गया है सवाल बहुत बार, क्योंकि यह शासका के काफी करीब रहा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया उस टाइम पे। अमीर याकूत रजिया को घोड़े पर बैठाते समय हाथों का सहारा देता था। रजिया को घोड़े पर बैठाते समय हाथों का सहारा देता था। इस अनुराग से अन्य अमीरों को जलन होती थी। इस अनुराग से अन्य अमीरों को जलन होती थी। रजिया ने गैर तुर्क शासक वर्ग की शांति संगठन का प्रयास किया। गैर शासक वर्ग के शांति संगठन का प्रयास किया। गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठन का प्रयास किया। रजिया ने गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठन का प्रयास किया। गैर तुर्कों को भी वह जो है अपनी शासन सत्ता में भागीदारी प्रदान करने लगे। तो इससे जो है यहाँ के तुर्की लोग उससे बड़ा रुष्ट हुए, असंतोष उनमें व्याप्त होने लगा। हाँ, एक ही लाइन मान के लिए इससे क्लियर हो जाएगा। रजिया ने गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठन का प्रयास किया। हाँ, पूर्ण विराम लगाओ। बिहार का विद्रोही तुगरिल ए तुगान खां तुगान खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि बिहार में ये तुगान खां ने जबरदस्त विद्रोह किया था, लेकिन अंत में इसने जो है हथियार डाल दिए। इस प्रकार कहते हैं उच्च से लखनऊ इसकी सत्ता स्थापित हुई। इस प्रकार मिनहाज के अनुसार, वही मिनहाज सिराज, इस प्रकार मिनहाज के अनुसार डबल इम्पोर्टेंट काम लिख लीजिए। देवल से लखनऊ तक, लखनऊ यानी बंगाल तक, देवल से लखनऊ तक सभी मलिकों एवं अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। देवल से लखनऊ तक सभी मलिकों एवं अमीरों ने उसकी सत्ता यानी रजिया की सत्ता स्वीकार कर ली। काम बंद कर लीजिए। और एक इन्होंने अभियान भी किया था रणथंभौर के विरुद्ध, यह भी पूछा गया है सवाल। एक लाइन नाम लिखिए। रजिया ने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोर के नेतृत्व में, ये इसके नेतृत्व में, रजिया ने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोर के नेतृत्व में,
कुतुबुद्दीन हसन गोर के नेतृत्व में रणथंभौर के विरुद्ध अभियान भेजा। रणथंभौर के विरुद्ध अभियान भेजा जो असफल रहा। जो असफल रहा। असफल रहा। बहुत सारी स्टोरी हमने लिखा दी। अब इसका देख लीजिए, इसे नीचे से लिख लीजिए विद्रोह, या वैसे लाइन छोड़ के लिख लीजिए। तुर्क सरदार अपने आप को जातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे। तुर्क सरदार अपने आप को जातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे। श्रेष्ठ मानते थे, जातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो गैर तुर्क थे या जो विदेशी मुल्क थे उनसे ये ईर्ष्या करते थे। कुल मिलाकर एक महिला शासिका और इस कदर के व्यवहार से वालों का संतुष्ट नहीं थे। पहली बात तो यह हुआ कि वो किंग मेकर नहीं रहे। दूसरी बात, वो लोग सब डिफीट होते गए। तीसरी बात, सबने उसकी सत्ता को स्वीकार भी कर लिया। अब देखिए यहाँ विद्रोह धीरे धीरे बढ़ रहा है। चूंकि याकूत भी विद्रोहियों के असंतोष बढ़ने का कारण बन रहा था। लिखते चलिए, तुर्क सरदार अपने आप को जातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए असंतोष बढ़ता गया। असंतोष बढ़ा, जातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे, असंतोष बढ़ा। एतकीन और अल्तुनिया ने षड्यंत्र रचा। यही दोनों जो कृपा पात्र थे, ज्यादा दोष गिरा दिया रजिया ने। एतकीन और अल्तुनिया ने षड्यंत्र रचा, जिसमें लाहौर का सूबेदार कबीर खां आयाज भी शामिल हो गया। जिसमें लाहौर का सूबेदार कबीर खां आयाज, ये लिखें कबीर खां आयाज, आधे लिख लिया करो बहुत बड़ा नाम, कबीर खां आयाज इसमें शामिल हो गया। (1240) में अयाज ने विद्रोह कर दिया। 1240 में अयाज ने विद्रोह किया। 1240 में अयाज ने विद्रोह किया। रजिया से पराजित हुआ। और ये भागने लगे भैया रजिया से पराजित होकर। उधर मंगोलों का डर, इधर रजिया से। अंत में जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। रजिया इनको माफ कर देती है। अब देखिए यहाँ माफ भी कर देती है और इनको जो है, इनका जो है सूबा बदल देती है। लाहौर के स्थान पर मुल्तान की सूबेदारी दे दी है। लिखते चलिए, 1240 में आज ने विद्रोह किया, रजिया से पराजित हुआ। रजिया से पराजित हुआ। लाहौर के स्थान पर मुल्तान की सूबेदारी दी गई। लाहौर के स्थान पर मुल्तान की सूबेदारी दी गई। ये इतनी कहानी हो गई। अब देखिए 10 दिन बाद पूर्णविराम लगाइए। लाहौर के स्थान पर मुल्तान की सूबेदारी दी गई। 10 दिन बाद एतकीन के इशारे पर, यही एतकीन के इशारे जो अमीर हाजिर थे, 10 दिन बाद एतकीन के इशारे पर अल्तुनिया कहाँ का सूबेदार था? बठिंडा का। वेरी गुड, चाहे क्वेश्चन में लिख लीजिए बठिंडा का सूबेदार। हाँ लिखवाए। 10 दिन बाद एतकीन के इशारे पर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने विद्रोह किया। और जब विद्रोह किया तो रजिया जो
है जिसमें जो है रजिया पराजित होती है और रजिया को भटिंडा के किले में कैद कर दिया जाता है। अब देखिए कैद कर दिया जाता है। उधर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी नसीब कर दिया जाता है वहाँ के पुत्र। लेकिन अब उस टाइम पे उसको गद्दी नसीब कर दिया जाता है, लेकिन अल्तुनिया की मेन भूमिका क्या रही? अल्तुनिया को कुछ नहीं मिलता, कोई बड़ा पद, कोई सूबा नहीं मिलता। अल्तुनिया फिर से जो है ठगा महसूस करता है कि हमने क्या से क्या किया और क्या मिला। अब इस असंतोष का फायदा रजिया उठाना चाहती है। वह देखती है कि अल्तुनिया असंतुष्ट है इस घटनाक्रम से, तो वह उसके असंतोष का फायदा उठाते हुए उधर अपने महिला होने का एक जो होता है उससे जो है विवाह कर लेती है। विवाह क्यों कर लेती है? अल्तुनिया के सहयोग से पुनः सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। स्टोरी लिखते चलिए, बस एक लाइन। अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी। कहाँ? दिल्ली में। याकूत कौन था? उसका हाँ बिलोवेड, क्या कहा जाए, प्रेमिका हो सकता है। हाँ वही याकूत, उधर लिख दीजिए। उधर अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी। दिल्ली से बाहर होते ही, किसके बाहर होते ही? रजिया के। हाँ रजिया के दिल्ली से बाहर होते ही तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। बहराम शाह ने एतगीन को, देखिए एतगीन के इशारे में इन्होंने विद्रोह किया था। एतगीन यहाँ जो है 0 बन गया, अल्तुनिया 0 हो गए। अब देखिए कहानी बोल लेती है। हाँ आगे लिखिए। बहराम शाह ने एतगीन को नाइब के मामल का, ये लिख दे रहे हैं, नाइब के मामल का, ये नया पद सृजित किया था इन्होंने, नवीन पद था। ये किसको दे दिया? एतगीन को। बहराम शाह ने एतगीन को नाइब के मामल का, ये ऊपर लिखिए, नाइब के मामलकात का नया पद प्रदान किया। अल्तुनिया ठगा महसूस करने लगा कि हमको तो उकसा कर अपना चला गया वहां दिल्ली, हीरो बन गया नए शासक का। अल्तुनिया ठगा महसूस करने लगा। रजिया ने उससे विवाह कर, बस एक लाइन हम कर दें। रजिया ने उससे विवाह कर पुनः सिंहासन के लिए खोखर राजपूत, खोखर राजपूत जाटों तथा ये सलारी को भी मिला दिया, मोहम्मद सलारी, जाटों तथा सलारी, ठीक है, जाटों तथा सलारी खाना नाम लिख लीजिए, मोहम्मद सलारी, करार
काराकस, ये भी बड़े सूबेदार थे, काराकस के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। जाटो सलारी काराकस के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। पूर्ण विराम लगाइए। सबको एक ही लाइन में मैंने लपेट दिया। बलराम शाह के हाथों पराजित होकर आ गई। बलराम शाह के हाथों पराजित होकर भटिंडा के रास्ते में जब थी तभी इसकी सेना ने भी इसका साथ छोड़ दिया। हमने सोचा कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और इसके प्रेमी, इनके हस्बैंड अल्तुनिया ही बचे हैं। चलो भैया, सब लोग अपना हित देखते थे ना कि दिल्ली की गद्दी पे बलराम शाह आ गए हैं, अब रजिया के पास कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग आम लौट चले। हाँ, भटिंडा के रास्ते कैथल में सेना भी साथ छोड़ दी। कैथल में सेना भी साथ छोड़ गई। कैथल स्थान है, यहीं इसकी हत्या हुई थी। कैथल में सेना ने भी साथ छोड़ दिया। हो गया? रजिया और अल्तुनिया, अब तो कुछ नहीं बचा, सेना भी चली गई और सिंहासन भी चला गया। रजिया और अल्तुनिया जब एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को कुछ डकैतों ने उसका वध कर दिया। अब डकैत कहाँ के थे, कैसे थे, क्या? डकैतों का तो मूल उद्देश्य होता है क्या? धन प्राप्त करना। और फिर वो तो सूबेदार और शासक रही, कुछ न कुछ उसके पास रहा, जो भी कारण रहा हो। तो 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को कुछ डकैतों ने इनका वध कर दिया। इस तरह से सल्तनत काल की, या यूं कहें भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्ताना का पिंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं इनके भाई साहब के पास, यानी बलराम साहब। देखिए, कहीं डेट है वो कहीं 13 अक्टूबर से रही, कहीं 15 अक्टूबर से रही, कहीं 25 दिसंबर से रही। कुल मिला के ये 1240 के अंत में ही काम हुआ। ये मान के चलिएगा 1240 एग्जैक्ट साल है, डेट एग्जैक्ट है। कहीं 13 अक्टूबर की किताब में मिला है, एक जगह 15 अक्टूबर लिखा है, 25 दिसंबर लिखा है ना। चलिए, वो इशू नहीं है, तो रजिया की असफलता का कारण अगर देखा जाए, राजा रावण ने रजिया के, अगर राजा रावण को देखा जाए, दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। असफलता का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं। क्लियर हो रहा है ना? चूंकि वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं आ पाए और धीरे धीरे रजिया की अधीनता भी उन्हें स्वीकार करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी। और इक्तेदार उसमें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। जैसे आजकल क्या है, हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय एक केंद्रीय सरकार होती है और राज्यों की सरकार होती है। तो राज्यों की सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम इसी तरह से इक्तेदार हुआ करते हैं। उनके पास चूंकि अपनी खुद की सेना होती थी, सारी व्यवस्थाएं होती थी, इक्तेदारों पर ये डिपेंड करते थे। जैसे ऐसा नहीं कि फला राज्य हम जीत लिए, बड़े राज्य तो हम दिल्ली की गद्दिया पहुंचना आसान हो जाएगा। आज की जो परिप्रेक्ष्य, तो तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा, कुछ इतिहासकार रजिया की सफलता के कारण उसका महिला होना भी मानते हैं। जो भी हो, एक लाइन एल्फिंस्टन का लिख लीजिए, नीचे
एल्फिंस्टन के अनुसार, एल्फिंस्टन अंग्रेज इतिहासकार थे, उनका भी पूछ लिया जाता है। एल्फिंस्टन के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिए। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता है। उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा। उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता है। वही कहा जाता है कि अगर दारा की हत्या न हुई होती तो वह लघु अकबर साबित होता मुगल काल में, लेकिन दारा को परास्त करके एक निरंकुश शासक औरंगजेब मुगल कालीन टाइम में गद्दी नसीब होता है। तो यही कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश जो था अपना बेस्ट उत्तराधिकारी घोषित करके गया। उसकी नजरों में रजिया बेटी जरूर रही होगी, लेकिन वह सारे गुण उसके अंदर विद्यमान थे जो एक सफल शासक के अंदर होने चाहिए। इसीलिए उसने जो है जो चांदी के टकरे पर उसका नाम भी टंकी करवाया था। ग्वालियर अभियान के बाद जब आता है वह देखता है कि रजिया, और हो सकता है उसका टेस्ट लेने के लिए ही दिल्ली की जो कानून व्यवस्था थी उसके सुपुर्द करके गया है, बेटा मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, इसको तुम्हें देखना है। तो उसने देखा कि ये तो हमसे बेहतर कार्य कर रही है, ये सारे गुण देखकर उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आइए मुइजुद्दीन बहराम साहब, दो चार लाइन के बारे में देख लेते हैं। मुइजुद्दीन बहराम साहब, अगर वो गीला कपड़ा है तो ज्यादा अच्छा है। मुइजुद्दीन बहराम साहब, ये तीसरा पुत्र था इल्तुतमिश का। पहला तो 1229 में उसी के टाइम में मर गया था ना, नासिरुद्दीन महमूद। क्लियर हो रहा है नहीं भाई? यस सर। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बताए थे आपने। दूसरा रुकनुद्दीन फिरोज, और एक तीसरे जो ठीक ठाक पुत्र थे उनके, उनका नाम था मुइजुद्दीन बहराम साहब। 2 साल इन्होंने शासन किया। मुइजुद्दीन बहराम साहब, मुइजुद्दीन, बहुत जरा से लिखवाएंगे, मुइजुद्दीन बहराम साहब। ये सारे सवाल इससे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी। इनका लिख लीजिए 1240 से 1242 तक। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद नायबे मुमलिका, जो अभी एतगीन जिस पर सवाल हुआ, नायबे मुमलिका की स्थापना की। ये लिखे तो हैं, मामलिकात या मुमलिकात की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा, और यह पद एक संरक्षक के समान था। यह पद एक संरक्षक के समान था। एक संरक्षक गार्जियन के समान था। और यह पद किसको मिला था? सर्वप्रथम यह पद यानी नायब मुमलिकात एतगीन को मिला था ना जी। क्यों मिला था? क्योंकि यह रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति था, षड्यंत्र करने वाले नेताओं में से एक था।
इस प्रकार वास्तविक शक्ति, उसी में लिख लीजिए कि यहाँ पर एक को मिला था जो रजिया के षड्यंत्र करने वालों में से एक था। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के अब 3 दावेदार थे, सुल्तान, नायब और वजीर। ये हो गए गार्जियन साहब। हाँ, तो अब सत्ता के 3 केंद्र बिंदु कौन बन गए? सुल्तान और उनके गार्जियन, नायब मुमलिका और वजीर। वजीर लिख लीजिए इसमें, सुल्तान, नायब और वजीर। तो इसके शासनकाल में पूछा जाता है, इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण, एक बार वो खतरा आया था रजिया के ऊपर भी मंगोलों का आक्रमण, जैसे इल्तुतमिश के टाइम में आया मंगोलों का आक्रमण। बख्तियार कौन था उसके टाइम पे? मंगवर्णी का पीछा करते हुए आया, लेकिन उसने जो है मना कर दिया कि मैं आपको शरण नहीं दे पाऊंगा। सेम इसी तरह से कंडीशन रजिया की टाइम पर भी बनी थी। रजिया ने भी इल्तुतमिश की बात कहा कि हम आपको सिंध और तमाम जगहों की जो है जो भी वहां से प्राप्त होता है कर के हम आपको दे सकती हूँ, अपनी सेना या मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस तरह से मंगोलों के आक्रमण से अपने को बचाया था। लेकिन यहाँ बैराम शाह के समय में मंगोल आक्रमण हुआ था। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अब इसमें देखिए बहुत सारा कुछ नहीं है, कहानियां तमाम है, इसको पढ़ाइए क्योंकि अभी हमको खिलजी भी पढ़ना है, तुगलक भी पढ़ना है, सैयद है, लोधी है, लंबा है। हाँ, हम गुलामी नहीं थे। अगला शासक आया था अलाउद्दीन महमूद शाह। अगला शासक लिखिए अलाउद्दीन महमूद शाह। जो खास चीजें वो देखते जाइए बस। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह इनका था कार्यकाल 1242 से 46 तक। विकायत नहीं जगह पे, हाँ बस उसी में जो 4 लाइन पढ़ा दी। अलाउद्दीन मसूद शाह 1246, ठीक है। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। 40 अमीरों का जो दल हुआ करता था, कौन बनाया? इल्तुतमिश। हाँ, बोलना नहीं बेटा। हाँ, 40 सदस्यों के पास थी। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। सुल्तान नाम मात्र के लिए ही था। सुल्तान नाम मात्र के लिए ही था, वही इक्तेदारों सूबेदारों की चलती थी। बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। इसी के कार्यकाल में बलबन का आगमन होता है। बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब एतगीन को मिला था ना? एतगीन को बताया तो मामलिका मिला था। बाद में मिला ना, बैराम शाह के टाइम में। याद करो, रजिया ने उसको सूबेदारी भी बनाई थी, प्लस अमीर हाजिब का पद भी प्रदान किया, और वही उसके लिए सिरदर्द भी बनते हैं। यही होता
का शासन सत्ता के लिए। हाँ, आगे की बलवान अमीर हाजिर के पद पर नियुक्त हुआ तथा वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी आइए सबसे लाचार व्यक्ति के बारे में हम लोग देखे थे, नासिरुद्दीन महमूद। सर जैसे मतलब 40 जो दल मतलब 40 व्यक्ति थे, इनके पास सारी शक्ति थी, तो क्या इनमें आपस में संघर्ष नहीं होता था कि जैसे हर व्यक्ति अपना अपना निर्णय लेगा तो राजा एक है दरअसल एक समुदाय में हुआ करते थे ना, जैसे इनको पावर मिला था, एक सुर में अपना जो है वही बजते थे जो इनके हित में हुआ करता था। 40 सदस्यों वाला जो दल हुआ करता था, समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें गैर मुस्लिम होते नहीं थे, जो होते थे एक समुदाय विशेष के लोग होते थे, इनकी ही चलती थी। लड़ना झगड़ना छोटी मोटी घटना मान लीजिए तो अलग की बात है, लेकिन ज्यादातर जो है ये अपनी ही चलाते थे, किंग मेकर हुआ करते थे। अगला देखिए नासिरुद्दीन महमूद, अभी तो बदलाव पड़े हैं इसमें। नासिरुद्दीन महमूद आज चीजें हम नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नासिरुद्दीन महमूद, इनका कार्यकाल था 1246 से 1265। 1246 से 1265 रहे तो काफी लंबा, लेकिन ये बलबन के साय में है। आइए, यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, वही कुरान की नकल ही करते रहते थे, नकल करते थे, सुलेख लिखते थे बड़ा अच्छा। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी, अच्छी आदत थी, कम से कम 82 तो नहीं था। हाँ, यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। हाँ, पूछा गया सवाल है, आगे लिखिए लाइन स्टार बना के। मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकाते नासिरी, मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी उसे ही समर्पित की है, उसे ही समर्पित की, तबकाते नासिरी उसे ही समर्पित की। यह किताब तो याद हो गई होगी, बार बार इसका देख रहा है। हाँ, सल्तनत कालीन स्रोत का बहुत बड़ा साधन है। हाँ, तबकाते नासिरी नहीं लिख पाए, तबकाते नासिरी उसे ही समर्पित, तबकात ए नासिरी उसे ही समर्पित की, यानी नासिरुद्दीन महमूद को। उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, इसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर। कौन? मिनहाज सिराज है। हाँ, इसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में उस षड्यंत्र द्वारा उसी के शासनकाल में हराया गया, जो बाद में षड्यंत्र द्वारा उसी के शासनकाल में हटाया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में हटाया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। देखिए बलबन का उदय हो रहा है, बलबन के हाथों में थी।
पूछा जाता है सवाल। 1250 ईस्वी में उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। उलूग खां हाईलाइट कर लीजिएगा। उलूग खां की उपाधि प्रदान की। किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। बाद में ये अपनी एक पुत्री की शादी कर रहे। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब-ए-मुमलिकात का पद भी दिया और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब-ए-मुमलिकात का पद भी दिया। गार्जियन का संरक्षक वाला पद ये लिखें, नायब-ए-मुमलिकात या मुमलिकात का पद भी दिया। बलबन इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया। बलबन शब्द काट दीजिएगा। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था जो बलबन का विरोधी था। ऐसे जो बलबन का विरोधी था। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था जो बलबन का विरोधी था। इसका नेता इमादुद्दीन रेहान था। इसका नेता इमादुद्दीन, पूछा गया है, इमादुद्दीन रेहान या रेहान था। इमादुद्दीन रेहान था। ये लोग बलबन से बहुत नफरत करते हैं। सर आप बोले भारतीय मुसलमान, तो उस समय सर भारतीय मुसलमानों को सर उसने जाने का मौका नहीं था प्रशासन गैर तुर्क जो होते थे, तुर्क जाति वहीं से अपना विस्तार कर लिए थे। भारतीय मुसलमान का मतलब बने बनाए मुसलमान। जो तुर्की थे जो उनके साथ आए थे वो मुख्य पदों पर बैठे हुए। अब वो चूंकि यहाँ के थे तो इस आधार पर हमारे मुझे निकला भारतीय मुसलमान, बाकी वो तुर्की हुआ करते। भारतीय मुसलमान को बने बनाए थे। यहाँ हिंदू चूंकि को बना दिया गया, कन्वर्ट किया गया तलवार के बल पर। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था, यानी जो इसके समर्थक रहे। बलबन का विरोधी था और इसका नेता कौन था? इमादुद्दीन रेहान। अब देखिए इतने दिन से ये शासन कर रहे थे तो उनको तुर्की या तुर्की भारतीय कह सकते हैं नहीं। अब उन्हीं की नस्ल या उनकी दूसरी पीढ़ियां यहाँ पे पनपती रही तो आए थे भारतीय मुसलमानों में, इंडियन मुस्लिम। रेहान को एक धर्मच्युत या धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बनाया गया था। देख लीजिए आ गया ना, रेहान को लिखिए आगे, धर्मच्युत यानी धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया था। इसलिए इसे शक्ति का अपहरणकर्ता और षड्यंत्रकारी आदि भी कहा गया है। इसे शक्ति का अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी आदि कहा गया है। षड्यंत्रकारी कहा गया है। 1265 ईस्वी में
नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बन गया। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी भी बन गया। कहते हैं कि जूते सिल कर काम चला लेता था नासिरुद्दीन महमूद, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, कुरान के आयतों का वही सुलेख लिखता रहता था, उसी को बेचकर मतलब गुजारा करता था। हाँ गुजारा करता, बड़ा विवेकी था, कम खर्चीला, मतलब भोग विलासिता से बहुत दूर रहा। बलबन ने, चूंकि बलबन की नजर सत्ता पर थी, जो भी उत्तराधिकारी थे उसके लिए रजिया को छोड़ दिया जाए तो सब पैरों थे और कमजोर थे। तो बलबन ने इसीलिए अपनी एक पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से भी कर दी थी और धीरे धीरे वह जो है अमीर हाजिर और ये तमाम सारे पद जमा करता गया। बाद में वह गार्जियन के रूप में आ गया, नायब मलिकार के पद को भी धारण कर लिया। इस तरह से उसने धीरे धीरे सत्ता का स्थानांतरण अपने पक्ष में कर लिया। जो उसके बहुत सारे विरोधी थे उनका धीरे धीरे विनाश भी उसने कर दिया। आइए बलबन से हम लोग शुरुआत करते हैं। कहानी ऐसी तमाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। बलबन 1265-1287 इल्तुतमिश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बलबन है। 1265 से 1287 बलबन के बारे में देख लीजिए। अभी टाइम है? यस। 1265 से 1287 22 वर्ष रहा लगभग इसका शासन का। यस। दूसरा हाईएस्ट था ये। यस। तो इसके बाद हाँ बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद जो था ना, हाँ सुल्तान ना रहते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। नासिरुद्दीन महमूद को पता था कि अगर हम सिर उठाएंगे तो हमारे पुराने भाइयों का हिसाब किताब हुआ उसी तरह से हमारा भी हो जाएगा। वो हमेशा अमीरों के हाँ में हाँ मिलाता था। जब वो कहते थे कि हाँ ये नीम का पेड़ है या जामुन का, तो वो भी कह देता था हाँ वही है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि वह जानता था कि हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, बेदखल ही नहीं हमारा कत्ल भी हो जाएगा। और इसीलिए जब वह देखता है बलबन धीरे धीरे जब मजबूत हो जाता है तो वह बलबन के साय में ही अपना साय कर, बलबन ही सारे युद्धों को सारे विद्रोहों को दबाने का कार्य करता था। वह सिर्फ नाम मात्र का शासक है। अब बताइए उसके छत्र का भी यह उपयोग करता था। सुल्तान ना होते हुए भी उसके छत्र का भी उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने यानी बलबन जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए
उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। यही पूछा जाता है, रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। लौ की नीति, रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। मतलब टेरर एकदम आतंक पैदा करता था कि जो कोई भी हमारे खिलाफ सिर उठाएगा उसके सिर कलम कर दिए जाएंगे। उसने बताया कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वह सुल्तान है। जैसे ये लोग किसको मानते थे? खलीफा प्रतिनिधि के रूप में। तब तीसरे नंबर पर अपने आप को मानते थे। जैसे मुगलों ने बादशाह आफ्टरगान अपने आप को माना, तो यह भी अपने आप को क्या कहता था? अगली बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। रक्त एवं लौ की नीति को हाईलाइट कर दीजिएगा। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। इसने कहा कि ये जो सुल्तान का पद है ईश्वर के द्वारा, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। दूसरा, उसने कहा इसलिए दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, इसीलिए इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, यानी कि तलवार के बल पर हम शासन करेंगे। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये इसके राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता है। उसके अनुसार डेवलपमेंट काम लिख लीजिए। सुल्तान पृथ्वी पर, उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। कहा ये जो है आपको गार्ड ने इस पद को बख्शीश के रूप में दिया है। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यही सेम से पूछा गया कोटेशन में एक बार, डेवलपमेंट काम में कीजिएगा। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यानी बाद है। डेवलपमेंट काम बंद कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित, फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित, फिरदौसी है भाई, इनकी एक पुस्तक है शाहनामा में वर्णित, फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित, फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज, अफरासियाब वंशज, अफरासियाब वंशज, अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। कहता था कि हम अफरासियाब वंश के व्यक्ति हैं। अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया।
ये अपने आप को अपना सियाग का वंशज लोगों के सामने पेश करता था कि हम बड़े प्रतिष्ठित वंश के हैं और हमको जो है अल्लाह ने भेजा है सुल्तान के रूप में, और सुल्तान का पद आफ्टर गॉड आफ्टर अल्लाह होता है। या लोगों में एक धारणा थोपने की इन्होंने लौ और रख की नीति के अनुसार एक मतलब सुल्तान के पद को लोगों के दिमाग में बसाने की कोशिश की, स्थापित करने की कोशिश की कि लोग हमको भगवान के जस्ट बाद हमको वह स्थान दें जैसे खलीफाओं को मिलता है, वह इज्जत बख्शी जाए। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थी। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थी। तो जागीरें दे दी जाती थी भैया आप इतनी सैनिक, अगर हमें आप इससे सैनिक सेवा देंगे उनको जागीरें दे दी जाती थी कि ये इतनी आपको जागीर मिल रही है, आप इसमें से अपना जो है टैक्स की वसूली करोगे, कर के आधार पर आप सेना रखोगे, जब जरूरत पड़ेगी वह सेना हमारी सेवा में इस्तेमाल होगी। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार, अब देखिए इसने ईरानी पद्धति पर सुव्यवस्था की। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को दिया गया, यानी जागीरदारों से जागीर वापस लेनी चाहिए। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और जागीरदारों को नकद धन देने के आदेश दिए गए, और जागीरदारों को नकद धन देने के आदेश दिए गए। किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। इसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया। ये भी सवाल पूछा गया है। बलबन के समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और नायब जैसा कोई नायब जिसको कहते हैं, नायब जैसा कोई अधिकारी न रहा, अर्थात नायब के पद को खत्म कर दिया गया। बलबन ने उसने ऐसे सैनिकों को जो सेवा के योग्य नहीं रह गए थे, पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। कर दिया, जाओ ये लो पेंशन, आप काम के अब नहीं रह गए।
किया? सवाल पूछा जाता है चालीसा दल के दमन। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया, इनकी कहानी खत्म कर दी। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय, बलबन की शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग। गुप्तचरी व्यवस्था से बहुत ढंग से रखी है। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। तभी तो जैसे पता चलता था कि ये हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको वह क्या करता था? रक्त और भाव की नीति अपनाया था ना वह। गतिविधियों की निगरानी हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने, बस टाइम खत्म, थोड़ा सा मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसको पूछा जाता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज की स्थापना की। अगर शायद तो मंगोलों से इसने जो है अपने सल्तनत कालीन साम्राज्य की रक्षा भी की। दीवाने अर्ज हाईलाइट कर लीजिएगा। उसने सिजदा और खामोश की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया। उसने सिजदा और खामोश की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया, जो मूलतः ईरानी थी। ये भी पूछा गया है। सिजदा और खामोश, समझ रहे हो? सिजदा खामोश, सिजदा करना कि जब राजा ऊपर बैठा होता था, दंडवत प्रणाम करना गिर कर, समझ रहे हैं? और उसके पैरों को जाकर चूमना। सिजदा, सिजदा करना मतलब लेट कर। जैसे हम घुटनों के दंडवत प्रणाम नहीं करते थे पहले गुरुओं को, शिष्य जो है लेट कर उनके चरणों को प्रणाम करता। हाँ, इस तरह से जैसे दरबार में पेश हुए, पहले सिजदा करना है, फिर उसे पैपोस मतलब जाकर सुल्तान के पैर को चूमना है। तो ये जो है ईरानी पद्धति थी। उसने सिजदा और पापोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया, जो मूलतः ईरानी थी। यह व्यवस्था सिजदा और पापोस वाली, सिजदा और पापोस, ये बहुत याद रखना है। सिजदा और पापोस जो मूलतः ईरानी व्यवस्था है, इसने अपने आप अपनी व्यवस्था और अपने आप को ईरानी धर्म में ढालने का प्रयास किया। और अपने को आपको क्या बताता था कि अफरासियाब वंश का मैं वंशज हूँ, वंशज का मैं वंश हूँ, वंश का वंशज हूँ। सिजदा और पैबस की प्रथा को अपने दरबार में अपनाया। और ईरानी, जो ईरानी थे, जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था, और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था, और इसने क्या किया था? नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा शुरू की। इसने, इसके अतिरिक्त इसने ईरानी त्योहार नवरोज भी आरंभ किया। नवरोज, यही 3-4 चीजें विशेष ध्यान रखिएगा। नवरोज ये ईरानी त्योहार का आरंभ किया। त्योहार नवरोज,
सिजदा, पैरोस, नौरोज, ये सब ईरानी पद्धति को अपनाया था। ईरानी व्यवस्था से ली गई चीजें थी। नौरोज त्योहार, नौरोज त्योहार भी आरंभ किया 1289 ईस्वी में। कितना बचा है? हो गया, एक लाइन लिख लीजिए। 1279 ईस्वी में 79 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया। तुगरिल खान, ये पूछा गया है इसमें बात में। तुगरिल खान ने विद्रोह किया। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया। यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरिल से खूब सवाल पूछा जाता है। तुगरिल ने बहुत साठ नहीं थी। यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। 1289 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान विद्रोह किया। तुगरिल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की। मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की। मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की। मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। अपने नाम के सिक्के चलाए तथा खुतबा भी पढ़वाया। खुतबा जैसे वेद मंत्रोच्चार के साथ हम लोग नहीं कोई कार्य शुरू करते हैं कि आज से ये सिंहासनारोहण हो रहे हैं, इसी तरह से इस्लामिक व्यवस्था में ये खुतबा पढ़वाया जाता था शासक के नाम का। होता नहीं था कि अब मैं आज से खुतबा भी पढ़वाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। चलो आगे बहुत स्पीड के साथ सुनना पड़ेगा। तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया।